सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। राधे राधे सूरज जी, बड़ा दिन के बाद बाबू राधे राधे कर रहे हैं आप। आइए, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज जो क्वेश्चन आपने बनाया होगा, मुझे यकीन है कुछ क्वेश्चंस आपको आज बहुत मज़ेदार मिले होंगे, जो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट को चैलेंज दिए होंगे। खास करके जो अंतर्भाव वाले क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो चलिए देखिए, हम लोग आज का सेशन ऑन करते हैं और पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, 4 लड़के ABCD दक्षिण की ओर मुख करके और 4 लड़कियां PQRS उत्तर की ओर मुख किए हुए 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 4 कुर्सियों पर बैठे हैं। लड़के और लड़की एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं। तो जब बच्चे लड़के और लड़की एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं, इसका मतलब है कि साउथ देखने वाले को ऊपर रहना पड़ेगा और नॉर्थ देखने वाले को नीचे रहना पड़ेगा। ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट। अब देख लो, साउथ में देख कौन रहा था, तो A से लेकर के D तक जितने भी लोग थे वो साउथ को देख रहे थे, और P से लेकर के S तक जितने भी लोग थे वो नॉर्थ को देख रहे थे। अब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आया है, आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज करोगे और यूज करने के बाद बिल्कुल लेकर के शुरू कर लोगे। कहता है ए किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो ए को तो ऊपर बैठना है। इसका मतलब है ना तो ए राइट एंड पे बैठने वाला है और ना तो ए लेफ्ट एंड पे बैठने वाला है। छोड़ दीजिए। बी और एस हमेशा एक दूसरे के सामने बैठेंगे, तो बी को ऊपर बैठना है और एस को नीचे बैठना है। आगे चलिए। आर और क्यू कभी एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते, तो आर और क्यू कभी भी एक दूसरे के आसपास नहीं बैठ सकते। पी किसी एक छोर पर बैठी है और अपने सामने डी को नहीं बैठाना चाहती है, तो पी किसी एक छोर पर बैठी है और उसके सामने डी को नहीं रखना है। ए के सामने कौन है, बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन में आपको ये बात बतलाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब पी को तो एक छोर पे रखना है ना, तो मान लो हमने पी को इस छोर पे रख लिया, तो इसके सामने कौन नहीं जाना है, तो सर डी को नहीं जाना है। और जब छोर इधर मानेंगे तो 1 2 3 और ये 4 लोग हो गए, 1 2 3 और ये 4 लोग हो गए। ठीक है। अब देख लो, Q और R कभी भी बगल में नहीं बैठ सकते हैं, तो जब Q और R बगल में बैठ ही नहीं सकते हैं, तो हम Q को यहाँ और R को यहाँ, या R को यहाँ और Q को यहाँ रख सकते हैं। तो S को डालना होगा बीच में, और इसके सामने कौन बैठा है, तो सर B बैठा है। अब A किसी कोने पर नहीं बैठ सकता है, तो A को यहाँ रखना होगा। ठीक है। अब बच गया कौन, तो सर D बच गया, और कौन बच गया, तो B बच गया। तो देखिए, तो B के लिए कोई कन्फर्मेशन है क्या, नहीं है। तो अब ए बी खत्म हो गए, तो बचा कौन, तो सी डी। सी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डी को हम यहाँ नहीं रख सकते, तो डी को यहाँ और सी को यहाँ हम रख सकते हैं। हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब पूछता है सर ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने या तो क्यू या तो आर बैठा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। आगे चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, सीरीज क्या है। 88 है, 98 है, 83 है, 103 है, 78 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट। छोटा बड़ा हो रहा है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं ये काम, और फिर से हम ये कर सकते हैं। तो देखो, 88 से 83 होने का मतलब 5 की कमी, और 83 से 78 होने का मतलब 5 की कमी। इसी तरह 98 से 103 होने के लिए 5 बढ़ेंगे, तो यहाँ अगर हम लोग 5 बढ़ा लेंगे तो 5 3 8, यानी ये पोजीशन 108 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए को जाएगा। बाबू आशीष सर के पास टाइम बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, 12 बजे 12:30 बजे रात तक आशीष सर क्लास लेते हैं, और मॉर्निंग में उनकी समय मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण अभी थोड़ा सा विलंब है। ठीक है। देखिए, कुछ किताबें क्या हैं, तो कार्ड हैं। जितना भी किताब है ना बच्चे, और ऐसे भी अभी ग्रुप डी थोड़ी ना होना है, अभी बहुत लंबा समय है। कुछ किताबें क्या हैं, तो सर कुछ किताबें कार्ड हैं। और फिर कहता है कुछ कार्ड सुंदर है। कार्ड का जितना हिस्सा था ना, उसमें से कुछ सुंदर था। अब कहता है कुछ किताबें सुंदर हैं, तो किताब यहीं खत्म और सुंदर यहीं खत्म। बिल्कुल कुछ किताब सुंदर नहीं दिख रहा है।
कुछ सुंदर किताब है, तो कुछ सुंदर किताब भी नहीं दिख रहा है, यानी ना तो एक अनुसरण करने वाला है ना तो दो अनुसरण करने वाला है, यानी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही सबसे बेस्ट है। आज पीडीएफ नहीं मिला है। विभूति सर कहाँ बिजी हैं? विभूति सर बच्चे बैच में बिजी हैं। कहीं में आज पीडीएफ नहीं गया है बच्चे? एक दो बच्चे और कंफर्मेशन दीजिए इसका। आज वाले क्वेश्चंस, कौशल आज वाले क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं भेजे हैं? अच्छा, मैथ की क्लास लगवा दे अमरजीत सर की ग्रुप डी में? बिल्कुल कोशिश में है बच्चे, देख लो कौशल जल्दी से। आपका मैसेज कहाँ इग्नोर कर रहे हैं बच्चे? नेक्स्ट वन देखोगे, अगर हम 15 का स्क्वायर कर दे तो 225 मिल जाएगा ना। 12 दहिया 120 और 12 पचे 60। अगर इसको हम 15 से गुना करवा ले तो 180 मिल जाएगा क्या? तो देखिए, तो अगर हम 14 से इसको 15 से गुना करवा दे तो 15 दहिया 150 और 15 चको 60 मिल जाएगा। तो 16 का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 256 होता है क्या? नहीं दे रखा है, कोई नहीं। चलिए, यानी इधर भी वो क्या किया है कि 15 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 15 15 225। तो 16 का स्क्वायर मत करो, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करवा। ठीक है, तो देखो तो 15 दहिया कितने? तो 150 और 15 छक कितने? तो 90, यानी ये हो जाएगा 240। दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या को 15 से गुना और बाएं वाली संख्या को 15 से गुना। बस दोनों बार क्या किया गया है? तो 15 से गुना कर दिया गया है। कोई बात नहीं बच्चे। अब देखिए, सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12वें और दाएं से 8वें स्थान पे हैं। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राजेश का स्थान दाएं से 17। तो पहले राजेश दाएं से 8 था, अब राजेश दाएं से 17 हो गया। ज्ञात कीजिए कि सुमन का दाएं से कौन सा स्थान? तो 8 से 17 पहुंचने में 9 बढ़ गए। तो जब राजेश का पोजीशन 9 बढ़ा है तो सुमन का पोजीशन भी 9 बढ़ेगा। तो 12 में 9 जोड़ दिया 21। ठीक है, अब टोटल पूछ रहा है, तो जिसके बारे में 2 बार बोला उसको पकड़ लीजिए और जिसके बारे में 1 बार बोला उसको पकड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिए। तो 12 और 17 कितने हो गए? तो 29 हो गए। 29 में से 1 गया 28। ऑप्शन नंबर ए ही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आंसर कितने को कर लेंगे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। पिंटू कुमार जी, विभूति सर क्लास नहीं ले रहे हैं? अच्छा रुक जाइए, आज हम विभूति सर को कॉल करते हैं और बात करते हैं कि वो क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। चलिए देखिए, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये हमारा राइट इन रहा और ये हमारा लेफ्ट इन रहा। अब कहता है सुमन और राजेश क्रमशः बाएं से, यानी सुमन जो है ना बाएं छोर से है और बाएं छोर से कितने नंबर पे है? तो 12 नंबर पे है। जबकि वहीं अगर हम राजेश की बात करें, राजेश की बात करें तो वो दाएं छोर से कितने पे है? 8वें पे। अब इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। तो जब इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया ना, तो अब राजेश जो है इस वाले पोजीशन पे आया और सुमन जो है ना बच्चे वो इस वाले पोजीशन पे आया। अब देखो, अब राजेश का पोजीशन कितना दे रखा है? तो राजेश का पोजीशन 17 दे रखा है। तो सोचो, जो पहले 8 था वो 17 हो गया। तो क्रॉस किसको किया? 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, इतने लोगों को क्रॉस किया, तब सुमन के पास पहुंचा। अब पूछ रहा है कि सर बतला दो कि सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो अब एक्चुअल में सुमन यहाँ पहुंच चुका है ना, तो अगर हम सुमन का स्थान दाएं से देखने जाएंगे तो यहाँ तो 12 था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20 से आगे बढ़ गए तो कितना? 21। तो
तो पहला पोजीशन हमें 21 मिला। अब पूछ रहा सर टोटल बता दो कितना है, तो देखो एक ही व्यक्ति का एक ही पोजीशन, एक तरफ से 12 और एक तरफ से 17, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग राइट प्लस लेफ्ट जोड़ करके और एक माइनस करेंगे क्या, तो हमने इसको ऐड किया तो 29 हो गया, और 29 में से 1 माइनस कर लिया तो 28 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रैंकिंग और पजल करवा दें बाबू, अक्सर हम रैंकिंग और पजल का क्वेश्चन डालते हैं, देख लो ये भी रैंकिंग का ही प्रश्न है। देखिए पुस्तकें क्या होती है, तो पुस्तक का संबंध लेखन सामग्री से हो गया, ठीक है, तो पुस्तक का संबंध किससे हो गया, तो लेखन सामग्री से हो गया। इसी प्रकार सब्जी का संबंध किराना से नहीं होगा, औषधि का संबंध नर्म से नहीं होगा, मछली का संबंध बाजार से नहीं होगा, लेकिन कुर्सी का संबंध फर्नीचर से होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखोगे क्या है हमारे पास, SOMEWHAT है, ठीक है। लिखता क्या है इसको, NRDLGVS 2422628 2422628 क्या किए हो, देखो 15 से 14 हो गया, 19 से 18 -1, 5 से 4 हो गए 13 से 12 -1, 8 से 7 हो गया 23 से 22 -1, 20 से 19 हो गया और 27 से 26 -1। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि दो दो लेटर को इंटर क्रॉस करवा करके और -1 का प्रोसेस अप्लाई किया गया है। सेम काम कर लो आप, SITUATED है, दो दो को क्रॉस करवाइए सबसे पहला काम, और -1 कीजिए। 9 में से 1 गया 8, 19 में से 1 गया तो 17 नहीं 18, 21 में से 1 गया 20 और 20 में से 1 गए 19, 20 में से 1 गया 19 और 1 में से 1 गया तो 26, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गए 4। ये चाहिए मुझे HRTSSZCD, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस बैच रीजनिंग की 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट फी आपकी मात्र 199 रखी गई है। आप इस फी पे लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो, यानी एक वीडियो को आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। अपडेटेड स्टडी मटेरियल है और बोर्ड पीडीएफ भी साथ में आपके प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अच्छा देखिए, टी को किससे मिलवाना है, तो सर टी को तो क्यू से मिलवाना है। अगर टी से हम क्यू की बात करें तो इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल में बच्चे ग्रेटर इक्वल स्ट्रांग होगा, यानी यदि अगर क्यू ग्रेटर इक्वल टी होता तो हम इस बात को सही करते, लेकिन यहाँ टी ग्रेटर इक्वल क्यू है तो हम इस बात को खारिज करेंगे। अब कहता है सर टी को किससे मिलवाओ, भी से, तो टी से भी तक जाने के लिए देख लो एस के ऊपर चाइना वॉल बन गया और चाइना वॉल को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बात खारिज हो गई। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना तो बी अनुसरण करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट है। कब से चालू किए हैं सर एसएससी का, बच्चे आज 4 क्लास हो गए एसएससी वाले में, ठीक है, आज 4 क्लास हो गए, कल 5वीं क्लास जो है ना वो स्टार्ट होगी। अब देख लो बच्चे किसका चाहिए, समर का चाहिए ना, तो देख लो एक समर तो मुझे सेकंड वाले में दिख रहा है और एक समर मुझे थर्ड वाले में दिख रहा है। दिखा क्या, तो सेकंड वाले और थर्ड वाले में केवल समर ही कॉमन दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से सेकंड वाले में और थर्ड वाले में केवल एनजे कॉमन दिख रहा है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब समर के लिए एनजे होगा। एनजे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसके लिए परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। टाइमिंग 3 बजे शाम में है बच्चे।
राघव बिंदु ए से ड्राइव करता है और 25 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो बिंदु ए से वो ड्राइव करता हुआ वो उत्तर की ओर जाता है और कितना जाता है, तो 25 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाईं ओर मुड़ करके वो 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मूव करता है और कितना चलता है बच्चे, तो 40 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ करके फिर से कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। और अंत में दाईं ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और वो कितना चलता है, 15 किलोमीटर। और कहाँ पहुंच जाता है, तो बिंदु पी पे पहुंच। चलिए, अब कहता है कि बिंदु P से एक सीधी रेखा में बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो अगर बिंदु P से वो सीधा चलते हुए बिंदु A तक आना चाहता है तो उसे पूरब में ड्राइव करना होगा। और कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस 30 है, 30 में से 19 खत्म हो गया तो 11 बच गए, यानी ईस्ट में उसको 11 किलोमीटर ड्राइव करने होंगे। अब देख लो, ईस्ट में 11 किलोमीटर कहीं है क्या, तो 11 किलोमीटर पूरब की ओर ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर हम लोग परफेक्ट रूप से इसका क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब कहता है एक इंटरनेशनल स्कूल पी ने प्रबंधन ने सभी छात्रों और उनके माता पिता से विद्यालय आने जाने के लिए कार पूलिंग पर विचार करने और व्यक्तिगत वाहनों को कम करने का अनुरोध किया। तो सवाल उठता है, सर कार पूलिंग क्या है। तो देखिए, जब एक ही कार का प्रयोग कई लोगों के द्वारा मिलकर किया जाए तो इस व्यवस्था को कार पूलिंग व्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लो कि मुझे भिखना पहाड़ी मोड़ से, ठीक है, पटना में भिखना पहाड़ी मोड़ से और दानापुर जाने हैं अपने काम पे, मेरे बगल वाले को भी वहीं जाना है, उसके बगल वाले को भी वहीं जाना है, यानी 5 लोगों को वहीं जाना है। पांचों लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं एक ही जगह काम करने। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही गाड़ी से 5 लोग बैठ करके चले जाएं। तो इसी व्यवस्था को हम लोग कार पूलिंग व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है, कोई इंटरनेशनल स्कूल पी है, उसके मैनेजमेंट ने ये छात्रों को कहा और उनके माता पिता को कहा कि आप विद्यालय आने जाने के लिए कार पूलिंग पर क्या करो, विचार करो, और व्यक्तिगत वाहनों को कम करने का अनुरोध किया कि आप हर व्यक्ति अपने वाहन से मत आइए, आप कार पूलिंग करके आइए। ठीक है, कथन, क्योंकि अधिकांश छात्र व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करते हैं इसलिए पिछले कुछ महीनों से यातायात की समस्या बढ़ रही है। ये हम कह सकते हैं कारण हो सकता है। जिस इलाके में पी स्कूल स्थित है वहां पिछले 4 महीने में आधी रात के लगभग कार चोरी की 3 घटनाएं हुई है। तो बताइए, हम स्कूल की बात जब करें तो स्कूल तो दिन में चलता है ना, रात्रि में तो स्कूल चलता नहीं है। तो हम ये सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि चूंकि एक इंटरनेशनल स्कूल है तो हो सकता है कि वो दिन और रात दोनों शिफ्टिंग में वर्क करता हो। तो दिन में तो समस्या नहीं है, लेकिन रात को अगर बच्चे बाहर गाड़ी लगाकर है और उनकी कार चोरी हुई तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा। तो इसको हम सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो देखो, अब हमें ऑप्शन चुनना है। कथन 1 और 2 दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। कथन 1 निर्णय का समर्थन नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत है। कथन 1 निर्णय का समर्थन करता है लेकिन कथन 2 तथ्य है। तथ्य का मतलब होता है कि 50% चांस है। तो बिल्कुल हम लोग सी के साथ जाएंगे और सी को ही अपने लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर चुनेंगे। तो देखिए, ये नया वर्ड यूज किया, तथ्य। तथ्य का मतलब होता है हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था, तो हम ऐसा सोच सकते हैं 20% 30% कि चूंकि सर इंटरनेशनल स्कूल है तो हो सकता है वो 2 शिफ्टिंग में अपना चलाता होगा। सुबह की शिफ्टिंग उसकी अलग होगी और रात की शिफ्टिंग अलग होगी। तो रात में जब कार चोरी की घटनाएं वारदात हो गई है तो इसीलिए प्रिंसिपल सचेत होकर के कह सकता है कि भैया जो रात्रि में आते हो आप कार पुलिंग करके आओ, अपना गाड़ी लेकर के मत आओ। ठीक है, तो ये 100% नहीं हो सकता, लेकिन इसके होने के सही कुछ चांसेस हैं। जो कुछ चांसेस होते हैं ना, उसी को तथ्य कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर परफेक्ट क्या लगाएंगे, तो सी नंबर लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल बनेगा। अच्छा देखो, इसको कहते हैं एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन, एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। देखिए, 6 है ना, हम 6 में से 1 की कमी कर दिए तो कितना हो गया, 5, और नीचे वाले 8 से इसको गुना करवा दिए तो 8 बचे कितने मिल गए, तो सर 40 मिल। इसी तरह 21 है ना, हमने 21 में 1 की कमी कर दी तो मिल गया 20,
और नीचे वाले 25 से गुना करवा दें। तो 20 को 25 से जैसे ही गुना करवाएंगे तो ये हमें 500 दे देगा। अब इसी तरह से 14 है, तो 14 में से हम 1 की कमी करेंगे तो बच्चे 13 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या 7 है, तो 13 सते 91 91 होता है। 91 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। इसीलिए हमने कहा कि ये बुआ का झुनझुना वाला क्वेश्चन। 13 सते 91 होता है रे, 13 सते कभी भी 84 होगा, 12 सते 84 होता है बच्चे। तो बी मत लगा लीजिएगा विष्णु, टेबल का प्रॉब्लम हो गया। 12 सते 84 होता है, 13 सते 91 होता है। अच्छा देखो, कहता है ना कि सर एक कूट भाषा में, इसके लिए HARDEST की बात करें। देखो H की वैल्यू 8, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 18, V की वैल्यू 22, E की वैल्यू 5, S की वैल्यू 19 और T की वैल्यू 20 होती है ना। लेकिन देख लो क्या किया है, 22 लिख दिया है यानी +2 कर दिया। 19 और 2 21 लिखा यानी +2 किया। 5 और 2 7 लिखा। 22 और 2 24 लिखा। 18 और 2 20 लिखा। 1 और 2 3 लिखा और 8 और 2 10 लिखा। यानी कि बस इंटर क्रॉस कर दे रखा है और इस तरह से वो अपना वैल्यू लिखता है। तो ध्यान से देखिए, हर बार +2 किया है ना, तो R की प्लेस वैल्यू 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी 20 से शुरू और 8 पे खत्म। तो देखिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 20 7 15 20 3 8 यही आंसर हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर है। तेजस बैच है रीजनिंग की 1000 MCQ विथ कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक्स है और अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है। ए है डैश LM ML, उसके बाद डैश, उसके बाद MK, फिर से डैश, फिर से MM K और फिर से डैश, और उसके बाद LK AL डैश M है ना। अच्छा ध्यान से देखो तो इसमें कुछ क्लू छुपा हुआ है क्या? यहाँ LKL दिख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ DK डालें तो KL के बाद MM चाहिए, तो KL के बाद MM चाहिए, ठीक है। KL के बाद KM है, K नहीं, यानी पहला मुझे K चाहिए, दूसरा पता नहीं, तीसरा पता नहीं, चौथा पता नहीं, लेकिन पांचवा में मुझे M चाहिए। पहला K, अंतिम में M। देख लो, बस ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसका मतलब है इसमें L भरिए, इसमें K भरिए और इसमें L भरिए। तो इसमें हमने L भरा, इसमें हमने K भरा और इसमें हमने L भरा, तो क्या बन गया? K, 3 छोड़ के MM, फिर 1 छोड़ के K, फिर 3 छोड़ के L, फिर 1 छोड़ के डबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसको लगा लीजिए? डी को लगा लीजिए। यानी ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको ऑप्शंस के साथ ही पकड़ना पड़ेगा। आप यदि खुद से बार बार भरने की कोशिश करोगे तो वो चौथे नंबर पर जाकर भराएगा, लेकिन आपने ऑप्शन रख करके अगर पकड़ने की कोशिश कर ली ना तो आप बहुत जल्दी इसको भर सकते हो। अच्छा देखो, कहता है सर इसमें आयत कितने हैं, तो ध्यान से देखना। पहले हम लोग आयत जो है ना, सिर्फ इस वाले फिगर में हम लोग सबसे पहले आयत को काउंट करने वाले। देख लो, अगर इस वाले फिगर में हम लोग आयत को काउंट करने वाले हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 + 2 + 1, 3 2 5, 5 1 कितने हो गए? 6। तो ऊपर जैसी आकृति है वैसे ही आकृति नीचे दी गई है, तो जब वहां से 6 मिले हैं मुझे, तो यहाँ से भी मुझे कितने मिलेंगे? तो 6 मिलेंगे। तो 6 6 कितने हो गए? 12 हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले आकृति, सर इसमें आयत कितनी? ठीक है, इसमें आयत कितनी? देख लो,
1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 20 1 21, 21 आयत हमें इसमें मिलेंगे, 6 आयत हमें वहाँ मिले और 6 आयत हमें यहाँ मिले। ठीक है, तो 6 6 12 और 21 और 12 कितने हो गए, तो 21 और 12 33 हो गए। यानी बच्चे इसमें आयत की संख्या 33 हो गई। 33 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग अपना बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे। तो बच्चे बी मतलब 32 मत लगाइएगा, इसमें आयत की संख्या कितनी है, तो 33 है। हमने सारे पार्ट को जो है वो अलग अलग कर करके काउंटिंग कर लिया। ठीक है, कितनी है, 33 है। लेकिन फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो 33 के बाद नहीं रे, अभी और होना चाहिए। बोलोगे सर कहाँ, तो देखिए तो ये भी तो एक आयत बनेगा, 34 हो गया, और ये भी तो एक आयत बनेगा, तो ये 35 हो गए। यानी 21 को तो यहीं मिल गए, उसके बाद 6 वहाँ और 6 यहाँ, 6 6 12 और 2 यहाँ। तो इसका परफेक्ट आंसर कितने होने चाहिए बच्चे, +2 35, ये सही आंसर होगा। ठीक है, वो सही आंसर होगा 35, क्योंकि वो 2 को छूट रहा था, वो भी तो एक आयत का ही निर्माण कर दिया ना इन दोनों फिगर के मिलने से। तो 33 को हमें ऐसे मिल गए और उन दोनों के मिलने से 2 और मिल जाएंगे, तो 33 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 33 और 2 35 हो जाएंगे। तो आयत की संख्या इसमें 35 कर लोगे। हाँ बिल्कुल, ये लाइन एक साथ जुड़ा हुआ है, जब एक साथ जुड़ा हुआ है तो 35 ही। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 8 अप्रैल 2019 की बात कर, ध्यान से देखोगे। अगर हम बात करें 5 फरवरी 2018 की, तो हम पहले 8 अप्रैल तक ले जाते हैं। 18 साधारण वर्ष होता है और 28 दिन में से 5 दिन निकल गया तो 23 दिन। 23 दिन के लिए शेष दिन हम 2 रख सकते हैं, फरवरी खत्म। मार्च पूरा कितना देगा, 3 दिन। और अप्रैल में 8 अप्रैल तक जाने हैं तो 7 निकल गया, बचा 1 दिन। अब 18 से 19 जाने में 1 साल का अंतर होगा, लीप ईयर आएगा नहीं। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 का मतलब हो गया 0, और 0 का मतलब हो गया कि सर मंडे में 0 दिन आप ऐड कर दो, और मंडे में 0 दिन ऐड कर दोगे तो फिर से बच्चे मंडे ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएंगे। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कोई शिक्षक है वो अपने छात्र से कह रहे हैं कि भैया अगर आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया तो आपको क्लास में आने की अनुमति, हम परमिशन नहीं देने वाले हैं। अब कहता है मान्यता, तो मान्यता जो होता है ना बच्चे, अपने आप में 100% तय होता है। तो अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है, सही है। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता है। ठीक है, तो शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को अपने समय पर नहीं करता है। यहीं पे ये गलत हो गया, तो केवल एक अनुसरण करता है, और केवल एक किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कीजिए। निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वो बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, अंतुंगक के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता। अब सोचो, हम गए, हमको अपना प्रमाण पत्र को अटेस्टेड करवाना था। जब हम ऑफिस में पहुंचे गजेस्टेड ऑफिसर के पास, तो वो ऐसे ही फ्री में बैठा हुआ था, कोई काम धाम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बोला कि भैया हमको बहुत काम है, आप 2 सप्ताह बाद आइएगा। तो उसको ऐसा कहने के पीछे का मंशा क्या होगा, यही पूर्व धारणा है। तो कहता है सरकारी कर्मचारी अंतुंगक की मदद करना चाहता था। अगर वो मदद करना चाहता था और वो कोई काम नहीं कर रहा तो अटेस्टेड कर देता। सरकारी कर्मचारी अंतुंगक से कुछ पाने की आशा रखता था।
बिल्कुल वो सोचा होगा कि अगर इसको 2 सप्ताह बाद बुलाएंगे तो ये कहेगा कि सर एक काम करो ना कि आप थोड़ा सा पैसा ले लो और मेरा काम जल्दी कर दो, तो वो मेरा काम जल्दी कर देगा, ऐसा वो सोचा होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल 2 अनुसरण करता है। 15 नंबर नहीं बताए हैं, 15 नंबर बताए तो हैं बच्चे, बिल्कुल 15 नंबर बताए हैं। इसमें कितने होंगे, तो 35 होंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि कोई घड़ी में मिनट वाली सुई 12 मिनट की दूरी तय करती है तो उस दौरान घंटे वाली सुई कितना आगे जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मिनट हैंड आवर हैंड का, मिनट हैंड आवर हैंड का 2 गुना आगे जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड मिनट हैंड का आधा गुना आगे जाता है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट चली है ना, अच्छा 16 नंबर रिपीट कर देंगे, मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट चली है ना तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमेगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट मिनट हैंड आगे बढ़ा है तो आवर हैंड जो है, आवर हैंड जो है 1/2 डिग्री आगे बढ़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, यानी कि जितना मिनट चलेगा उसका आधा डिग्री के रूप में घंटा चलेगा, और जितना घंटा चलेगा ना उसका दुगना मिनट चलेगा। यानी कि अगर आवर हैंड आधा डिग्री आगे बढ़ा है तो मिनट हैंड, मिनट हैंड 1 मिनट आगे बढ़ा है। इसी चीज को हमने लिखा कि मिनट हैंड आवर हैंड से 2 गुना आगे होता है और आवर हैंड मिनट हैंड से आधा आगे होता है। ठीक है, तो वो पूछता है कि यदि कोई घड़ी में मिनट वाली सुई 12 मिनट की दूरी तय करती है तो उसी दौरान घंटे वाली सुई कितना घूमेगी। तो घंटे वाली सुई मिनट हैंड का आधा घूमती है, तो 12 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, अब कहता है एक घड़ी में घंटे वाली सुई 45 डिग्री घूमी है, तो जितना घंटे वाली सुई घूमेगी उसका दुगना मिनट वाली सुई घूमेगी। तो घंटे वाली सुई जब 1 मिनट घूमती है, ठीक है, घंटे वाली सुई जब 1 डिग्री आवर हैंड घूमता है तो 2 मिनट कौन चलता है, तो मिनट चलता है। तो यहाँ घंटे वाली सुई 45 डिग्री घूम रही है, तो मिनट वाली सुई 45 गुने 2 यानी कि 90 मिनट घूमेगी, और 90 मिनट घूमने का मतलब हुआ 1 घंटा और 30 मिनट घूमेगी। तो देख लो, तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपको बस वही याद रखना है कि जितना मिनट चलेगा उसका आधा घंटा चलेगा, और जितना डिग्री घंटा चलेगा उसका दुगना मिनट चलेगा। तो घंटा चला 45 डिग्री तो मिनट चलेगा 90 मिनट, मिनट चला 90 मिनट तो घंटा चलेगा उसका आधा 45 डिग्री। देखो 5 मार्च को एक घड़ी सुबह 7 बजे देखी जाती है। कब देखा हमने, तो 5 मार्च को देखा घड़ी को। और कब देखा, तो 7 AM में देखा। तो घड़ी ने 6:48 का समय दिखाया। अब फिर से हम लोग कब जाते हैं, तो 7 मार्च को देखने जाते हैं और फिर से 7 AM में ही घड़ी को देखने जाते हैं। तो घड़ी 7:12 का समय दिखा। अच्छा देखो, 5 मार्च से 6 मार्च आने में 24 घंटे, और 6 मार्च से 7 मार्च आने में 24 घंटे, यानी घड़ी टोटल 48 घंटा चली है। अब 48 घंटा में घड़ी क्या करी है, तो 12 मिनट आगे और इधर आगे 12 12 24, यानी घड़ी 24 मिनट प्लस हुई।
अब पूछता है तो बताइए कि घड़ी प्रत्येक घंटा कितना मिनट धीरे या तेज होगी। तो धीरे तो नहीं होगी, वो घड़ी तेज ही होगी क्योंकि प्लस में है। तो सबसे पहले धीरे वाले को काट दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल कितना घंटा चला, 48 घंटा ना। तो हम कह सकते हैं कि सर 48 घंटा में 24 मिनट तेज होती है, फास्ट होती है। तो एक घंटा में 24/48 मिनट, 48 मिनट फास्ट होगी। 24 दूना 48 यानी 1/2 मिनट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। 1/2 मिनट तेज किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर है। डेली लाइव क्लास बच्चे 8 बजे होता है। अब देखो, कहता है 26 जनवरी 2025 को रविवार था, तो पुनः 2025 में किस महीने की 26 तारीख को रविवार आएगा। तो एक छोटा सा नोट है, इसको याद रखो। साधारण वर्ष में इन महीनों के प्रथम दिन समान होते। ठीक है, इस बात को एकदम याद रखना, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा बहुत समस्याएं आएगी। साधारण वर्ष की बात करें तो ऐसा वर्ष जो 4 के गुणज पे ना हो। तो जो साधारण वर्ष होता है ना, उसमें जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना सेम होता है। उसमें फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना सेम होता है। उसमें अप्रैल और जुलाई का महीना सेम होता है। और इसमें सितंबर और दिसंबर का महीना जो होता है सेम होता है। ये साधारण वर्ष में होता है। यानी कोई भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी जिस दिन को होगा, उसी दिन को 1 अक्टूबर आएगा। किसी भी साधारण वर्ष में अगर 5 फरवरी को शनिवार है, तो 5 मार्च को भी शनिवार होगा और 5 नवंबर को भी शनिवार होगा। किसी भी साधारण वर्ष में अगर अप्रैल और जुलाई की बात करें तो वो सेम दिन को होगा। किसी भी साधारण वर्ष में सितंबर और दिसंबर की बात करें तो वो सेम होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 26 जनवरी 2025 को रविवार था, तो पुनः 2025, तो 2025 क्या है, तो सर साधारण वर्ष है। तो जब 26 जनवरी को रविवार था, तो पुनः 26 तारीख को किस महीने में रविवार आएगा, तो पुनः वो अक्टूबर महीने में ही ऐसा हो सकता है कि 26 तारीख को रविवार आए। उससे पहले आप कितना भी कोशिश करोगे ना, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। 26 जनवरी 2026 को सोमवार था, तो पुनः 2028 में किस महीने की 26 तारीख को सोमवार होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। 26 जनवरी 2026 को सोमवार था, तो पूछ रहा है 2028 में किस महीने की 26 तारीख को सोमवार होगा। यहाँ जनवरी छूट गया है रे बच्चे। 2028 में किस महीने की 26 तारीख को, क्वेश्चंस में कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि 2028 में बहुत सारे ऐसे महीने होंगे जिसमें 26 तारीख को क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। यहाँ क्वेश्चंस में कुछ समस्या है। चलो इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। जब 26 जनवरी 2026 को सोमवार था, चलिए, तो 26 जनवरी और 2026 की अगर हम बात करें तो मंडे था। ठीक है, तो अगर हम 26 जनवरी 2027 की बात करें तो एक दिन बढ़ जाएगा और ये ट्यूसडे हो जाएगा। अब फिर से अगर हम 26 जनवरी 2028 की बात करें तो 28 तो है लीप ईयर ना, लेकिन लीप ईयर होते हुए भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीप ईयर होते हुए भी हमारा ये जनवरी में ही रुक जाना है। तो फिर यहाँ एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, तो ट्यूसडे नहीं, ये वेडनेसडे हो जाए। ठीक है, और अब पूछ रहा किस महीने की 26 तारीख को सोमवार होगा। तो 26 जनवरी को तो वेडनेसडे आ गया। अब देख लो, अगर हम 26 जनवरी से हम कब चले जाए, 26 फरवरी चले जाए और 2028 में ही प्रवेश कर ले,
तो जनवरी पूरा पार करेंगे, यानी इसमें 3 दिन की बढ़त हो जाए। ठीक है, तो वेडनेसडे है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी यहाँ ये सैटरडे हो जाए। क्या हो जाएगा? सैटरडे। अब आगे चलते हैं। अगर हम 26 फरवरी से 26 मार्च को आते हैं, कब आते हैं बच्चे? मार्च को, 2028 में ही आते हैं। तो देख लो, फरवरी चूंकि लीप ईयर है ना, तो फरवरी जैसे ही लीप ईयर है तो हम कितना दिन? 29 दिन का महीना लेंगे। तो 29 दिन का महीना लेंगे तो एक दिन बढ़ेगा, तो अब ये सैटरडे से क्या हो जाएगा? तो संडे हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 26 मार्च के बाद 26 अप्रैल को आते हैं, कब? 2028 में। तो अप्रैल पूरा 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है तो 2 दिन बढ़ेगा, तो मंडे छोड़ करके ट्यूसडे हो जाए। ठीक है, अगर फिर से हम आते हैं 26 अप्रैल और 2028 को, अप्रैल के बाद मई में, तो मार्च 3 दिन बढ़ेगा ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए। मार्च में कितने दिन बढ़ेंगे? 3 दिन, तो ये वेडनेसडे हो जाए। अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे तो थर्सडे नहीं, फ्राइडे हो जाए। और जब हम मई के बाद आते हैं 26 जून को 2028 में, अब यहाँ मई 3 दिन बढ़ेगा, तो सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कब आना है? जून में। जून दिया है? नहीं दिया है ना, इसका मतलब क्वेश्चन एरर था। यहाँ 26 नहीं होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। तब ये जाएगा कहाँ? जुलाई में। जनवरी, अप्रैल, जुलाई। तो देखिए इसके लिए कोड क्या है, क्वेश्चन में एरर था, हम करके देख लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी लीप वर्ष में इन महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं। पिछली बार हमने क्या सीखा था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में साधारण वर्ष में सीखा था, अब हम लोग लीप वर्ष में सीखा। तो लीप वर्ष में कौन? तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई के प्रथम दिन एक समान होते हैं, फरवरी और अगस्त के प्रथम दिन एक समान होते हैं, मार्च और नवंबर के प्रथम दिन एक समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर के प्रथम दिन एक समान होते हैं। तो अगर यहाँ हम 28 कर देते हैं तो वो परफेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सर 26 जनवरी 2028 को सोमवार था, तो पुनः 2028 में किस महीने की 26 तारीख को सोमवार होगा? तो जनवरी के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद जुलाई। तो अप्रैल तो दिया नहीं, यानी 26 जुलाई को फिर से क्या हो जाएगा? 2028 में सोमवार हो जाएगा। तो वहाँ 26 जो है ना बच्चे, उसको 28 कर लीजिएगा। 26 को क्या कर लीजिएगा? 28 कर लीजिएगा। देखिए मोनिका पूछ रही सर 2 दिन 3 दिन कहाँ से? अच्छा, ये 2 दिन 3 दिन कहाँ से? 26 जनवरी से आप जब 26 फरवरी तक पहुंचोगे ना, तो टोटल 31 दिन पूरा करोगे और 7 को भाग दोगे तो 7 चको 28 हो जाएगा और शेषफल 3 बच जाए। वहीं से 3 और 2 सब आ रहा था। ठीक है, 29 अगस्त 2025 को कौन सा दिन हो? तो बेस किसको बना लेंगे? तो 2024 को बेस बना लेंगे। 2000 के लिए मालूम है 0 होना है। 21 खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया तो 3 शेष बच गए। 4 छक 24 यानी 6। अब अगस्त तक जाना है तो हम 2 लेंगे, और 2 कहाँ तक लेंगे? तो जुलाई तक लेंगे। तो जुलाई तक 2 हो गया, और अगस्त में 29 है तो 7 चको 28 खत्म, 1 बचा। तो देखो तो 6 और 1 7 खत्म हो गए, 3 और 2 5 बचे। 5 बचने का मतलब क्या होता है बच्चे? तो फ्राइडे होता है। तो हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन था आज का।
हाँ, चंदन जी का ये कहना सही है कि फॉर्म वहीं डालो यहाँ पे हिंदी भाषी लोग हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के कहे अनुसार या सीट देख करके हम फॉर्म तो डाल देते हैं, हम जॉब भी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ के एकोमोडेशन में हमें रास नहीं आता है। ठीक है, तो जब रास नहीं आता है तो हम फिर बहुत अफसोस करते हैं कि यहाँ बेकार फॉर्म भर दिए। ठीक है, देखो बच्चे, इसमें कुछ नहीं था। 5 फरवरी और 2018 की बात हो रही थी, मंडे का दिन, और जाना कहाँ था? तो 8 अप्रैल और 2019 को पहुंचना था। तो सबसे पहले आपको मालूम है ना, डेट और मंथ को बैलेंस करोगे तो पहले 5 फरवरी 2018 को ही हम कहाँ तक बैलेंस कर दिए, तो 18 अप्रैल और 2018 तक पहले बैलेंस कर दिए। तो फरवरी होता है 2018 28 दिन का महीना, 28 दिन में 5 दिन खत्म हो गए, तो फरवरी में बचे कितने? 23 दिन। 7 से जब भाग लगाया तो 7 या 21 कट गए और शेषफल बचे हमारे पास 2। तो ये फरवरी के लिए हमने 2 रखा। अब गए मार्च के पास, तो मार्च होता है टोटल 31 दिन का, हमने 7 से भाग लगाया तो 7 चक्को 28 कट गए और शेष दिन 3 बचे। मार्च के बाद हम गए अप्रैल के पास, तो अप्रैल में 8 ही दिन जाना था, हमने 7 से भाग लगाया तो 7 एकम 7 और शेषफल 1। 3 2 5 5 1 6, यानी हम लोग आगे आ रहे हैं, तो हम लोग मंडे में 6 दिन जोड़ेंगे या 1 दिन घटाएंगे? तो जब मंडे में 1 दिन घटाएंगे या 6 दिन जोड़ेंगे तो हम संडे को पहुंच जाएंगे। अब देखो, जब यहाँ तक हमने काम कर दिया तो हमारा डेट भी 8 अप्रैल से 8 अप्रैल मैच हो गया, और डेट और मंथ को बैलेंस नहीं करना। अब बैलेंस किसको करना है? तो सिर्फ ईयर को बैलेंस करना है। तो लीप ईयर इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि 18 में भी नहीं और 19 में भी नहीं। तो कितने साल का अंतर? तो 1 साल का अंतर, और लीप ईयर कितने? 0। 7 से बड़ा नहीं है तो 7 से भाग लगेगा नहीं, यानी यहाँ बचा 1। तो यही संडे में हम लोग को आगे जाना है, तो 1 दिन और जोड़ना होगा। तो 1 दिन जोड़ने पे बच्चे हम पहुँच गए मंडे। ठीक है, अब यही इतना काम जो आपने लिखकर किया ना, यही इतना काम लिखकर नहीं करना है, इसको बस यहीं पे लिख लेना है या इसको दिमाग में कर लेना है। यही काम हमने किया कि फरवरी में बच गए 23 दिन तो 2, मार्च में बच गए 3 दिन, अप्रैल में बच गए 1 दिन, और 1 साल का अंतर है। तो 3 2 5 और 5 2 7 का मतलब 0, और 0 आने का मतलब फिर से क्या हो गया? तो सोमवार ही हो गए। यानी हमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख करके भी इसका काम कर सकते। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। आज अंतिम में जो कुछ क्वेश्चंस थे वो सही में बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। जिनके पास क्लॉक और कैलेंडर का कॉन्सेप्ट था उनके लिए ये क्वेश्चन बनाना बेहद ही आसान था, लेकिन जिन बच्चों के पास क्लॉक और कैलेंडर नहीं था उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला था। खास करके 19 से लेकर के और 24 नंबर क्वेश्चन तक जो था वो सही में अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा चंदन, मेरा तेजस बैच ले लिए, चलिए आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम काफ़ी डीपली जो है ना, वो 1000 क्वेश्चंस में हम काफ़ी डीपली जो भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जो भी टॉपिक, उस टॉपिक को पूरा एकदम फाउंडेशन की तरह इंड कर करके हम सिखा रहे हैं। तो जो भी बच्चे उस बैच को परचेस कर रहे हैं या जो आपके मित्र बंधु परचेस कर रहे हैं, वो जैसे ही सेशन 1 कंप्लीट होगा उनका वो सारे टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे जिस टॉपिक को हम उस वाले बैच में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की सभा यहीं हम लोग क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। फिर हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए बच्चे गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सभी लोग।